क्या लिख के आ रहा है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। एनीबडी एल्स? सर सबका आ रहा है। आप लोगों ने किसी को यस बोला सर। उससे पहले? यस सर। आज अभी तक आपने एकेडमिक्स में किसी को बोला था? नो सर। क्यों फिर बैठे हो? आज जब क्लास हो रही है तब आप बता रहे हो। मतलब क्या कहना चाहते हो भाई? डॉक्टर बनना चाह रहे हो कि नहीं बनना चाह रहे हो? अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो वो आपका लॉस है बेटा। आप सोच रहे हो कि ठीक है कोचिंग देखेगा। अरे कोचिंग देखेगा देखेगा, जब आप बताओगे तब ना। आपको तुरंत की तुरंत बताना चाहिए किसी को कॉल करके। आपके पास नंबर्स है ना एकेडमिक्स के किसी ना किसी के? यस और नो? सर अब कोई रिपोर्ट नहीं किया। बोल रहा। यस सर। सर रिपोर्ट किया था, लेकिन ऐप पे वो जो रिपोर्ट करते हैं ना, क्वेश्चन के लिए रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट टू अरे बेटा एकेडमिक्स, वो रिपोर्ट क्वेश्चन किया के, था। आप लोग जानते हो ना बेटा ऑनलाइन काम कैसा होता है। ऑनलाइन काम रिपोर्ट करने का मतलब होता है वो एक दो दिन में जब भी देखेंगे वो तब तब जाके उसको सुधारेंगे। आपका तो नुकसान हो गया ना। आज एक डीपीपी सॉल्व होनी थी, डिस्कस होनी थी, आप लोग बस रिपोर्ट के चक्कर। रिपोर्ट का कोई रिप्लाई आया आपके पास? नहीं आया। हमने कोई कोशिश की नहीं की। तो दिस शोज हाउ सीरियस यू आर। पता है आपको? आपका फोन है। बेटा दूसरी डीपीपी तो आ रही है। कितनी डीपीपी वहां गिवन है, किसी को पता है? मेरी आवाज आ रही सर है? 2 डीपीपी है। सर 2 डीपीपी है, लेकिन सेकंड दूसरी वाली को ओपन करने पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। सेकंड वाली को ओपन करने में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? आर यू श्योर? हाँ। यस सर, वो एक अनडिफाइंड वर्ड लिखा आ रहा है, उसके बाद वो आगे भी नहीं हो रहा। वो डीपीपी 1 है कि डीपीपी 2 की बात कर रहे हो आप? सर DPP 2। और डीपीपी 1? वो तो सर हो गई सॉल्व, वो तो वो तो डिस्कस भी हो डिस्कस गई हो गई थी। थी। यस सर। चलो एक सेकंड होल्ड करो।
इसके एक्टिव बात है। हाँ हाँ वो मैंने देख लिया। जब आप देख लो मेरी क्लास चल रही थी तो बच्चों ने बताया था तो मैंने एक बार आपको, है ना, मैं तो क्लास ही ले रहा हूँ अभी 8 बजे तक तो मेरी क्लास ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ना, वो चेक कर लेना एक बार। जो डीबीपी नंबर 2 आपने डाली हुई लेटर में, हाँ वो जो बी 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 वाली होगी वो शायद हाँ 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 अनडिफाइंड वाला इश्यू आ रहा है। ठीक है देखिए उसको। बेटा आप लोग ध्यान रखा करो जब भी कोई भी, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ध्यान रखा करो हमेशा जब भी कोई भी इश्यू आ रहा हो आपको तुरंत आपके पास एकेडमिक्स के कॉन्टैक्ट नंबर किसलिए दे रखे हैं बेटा? इसलिए दे रखे हैं कि सर कोई इश्यू आ रहा है आप डायरेक्टली उनको इन्फॉर्म करो, है ना। आप ये बताइए मैंने नंबर आपके पास क्यों प्रोवाइड है लोगों के? इसलिए ना कि कोई भी इश्यू आ रहा है आप उनको इन्फॉर्म करो। आप वेट कर रहे हो, मतलब लॉस इसमें आपका है। आज एक डीपीपी डिस्कस होनी थी, आपने जब भी एक्सेस की वो नहीं एक्सेसिबल थी। एक भी बंदे ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं जाके एक बार एकेडमिक्स वाले को किसी को इन्फॉर्म कर दूं सर वो डीपीपी ओपन नहीं हो रहा है। तो आप लोगों की, आप सोचते हो कि यार ये तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना, ये तो कोचिंग की जिम्मेदारी। बेटा ये लॉस आपका हुआ, समझ रहे हो? इतने दिन में वो डीपीपी सॉल्व हो जानी चाहिए थी। और अगर आप ऐसे गैर जिम्मेदारी रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप डॉक्टर बनने वाले हो भाई, आपके रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको सॉर्ट आउट करनी है। आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते कि सर ठीक है अब जब वो होगी तब देख लेंगे तब कर लेंगे। थोड़ा इस चीज को समझो, आप सीरियसनेस आप बिल्कुल भी मतलब समझ लो ना। वो चीज नहीं डिस्कस होगी आगे दिक्कत आएगी। कोई रीजन दिया जाता है कि तुरंत के तुरंत क्यों आपका रिवीजन या डीपीपी क्यों दी जाती है यार? इसलिए दी जाती है ताकि आपने तुरंत पढ़ा है उसको एक बार आप दोबारा से क्वेश्चन करोगे ना तो चीजें स्ट्रांग हो जाती हैं। आगे से याद रखिएगा कभी भी किसी, सिर्फ इसी की बात नहीं करूं मैंने, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको, सबसे पहले आपके पास एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां पे किसी ना किसी का नंबर होगा आपके पास एकेडमिक्स का। आप उस नंबर को कॉल करके और अपनी इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि सर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल बताइए अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट्स टिल नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड? हर एक चीज पूछनी थी। बोलिए। सर जो परसेंटेज एरर होता है उसको हम प्लस माइनस में लिखते हैं या फिर सिर्फ उसका जैसे 7% या प्लस माइनस 7%? देखो एरर हमेशा पॉजिटिव होती है, आपको शायद मैंने कई बार बोला भी होगा। आप ही ने मुझसे डाउट पूछा था क्या, किसी और ने पूछा था आज? सर मैंने पूछा था। चलिए रिद्धि। तो ठीक है ठीक है ओके। तो बेसिकली देखिए होता क्या है कि परसेंटेज एरर या एरर कोई भी हम कहते हैं एरर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी हम एरर की बात करते हैं तो हम सिर्फ एरर जैसे डेल्टा ए की बात करते थे हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता था। तो डेल्टा ए बाय ए भी हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। और इनटू 100 भी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो एरर हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जब आप उसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो आप लिखते हो कि प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है। बट अगर कोई मुझसे पूछे इसमें एरर कितना है तो आप बोलोगे एरर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे। लिखते टाइम उसके आगे प्लस माइनस लगाएंगे, लेकिन वो एरर तो केवल कितना है? डेल्टा ए या डेल्टा ए बाय ए है, ठीक है, उसको हम कभी नेगेटिव नहीं बोलते। तो आंसर शुड बी पॉजिटिव ओनली। पॉजिटिव 7% होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ऐसा क्वेश्चन मतलब होना नहीं चाहिए, वो क्वेश्चन बिना मतलब का बनाने की कोशिश की गई है। और ऐसे कोई बिना सिर पैर का क्वेश्चन था वो जो मेरे को भेजा गया। बट अगर फिर भी पूछा गया है तो मेरे हिसाब से आंसर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए बेटा।
सर लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस नहीं हुआ। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस नहीं हुआ है। यस सर। सर आपने कहा था कि आपको, यस सर, आपने कहा था कि आपको याद दिला दे, फिर सब भूल गए, आज याद दिलाए। वाह, याद दिलाने का मतलब उसके नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं पूछता हूँ कि बताओ कहाँ तक हो गया था, उस दिन आपको बताना होता है। चलो कोई बात नहीं, आपको लास्ट लेक्चर में जब मैंने पूछा होगा कि बेटा कहाँ तक हो गया, तब आपको बताना चाहिए, किसी ने बोला होगा डायमेंशन पूरा हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप आज कर लेंगे। और कोई? सर जब हम एब्सोल्यूट एरर में भी एरर लिमिट्स लिखते हैं तो जो मीन या मेजर्ड वैल्यू होती है उसके साथ प्लस माइनस में डेल्टा ए करके लिखते हैं, जो मतलब एरर आया होता है। तो फिर परसेंटेज में क्यों नहीं होता वैसे? परसेंटेज में भी ऐसे लिखते हैं, मैंने कहा मना किया बेटा। अभी तो आपने बोला कि जब कैलकुलेट करते हुए निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। एरर हमेशा तो डेल्टा ए कहाँ प्लस माइनस होता है बेटा, डेल्टा ए तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना। डेल्टा ए प्लस होगा कि नेगेटिव होगा? वो तो प्लस होगा। दैट इज एरर। वो प्लस माइनस तो आप उसमें करते हो, ट्रू वैल्यू में प्लस माइनस एरर को करते हो, तो एरर को प्लस या माइनस करते हो, बट एरर तो पॉजिटिव ही है ना। यस सर, क्योंकि वो तो मोड में आता है, वो तो ठीक है, लेकिन जब हमें बस वैल्यू की मतलब लिमिट्स यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वो आंसर, बस उस टाइम पे जरूरत होती है, नहीं प्लस माइनस की। करेक्ट। कोई मुझसे पूछे एरर कैसा है, डेल्टा ए कैसा है, हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव या प्लस माइनस कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मैं भी यही चीज बोल रहा हूँ परसेंटेज एरर के लिए भी। मैंने कहा जब आप लिख रहे होगे, यूज कर रहे होगे, तब प्लस माइनस बोला जाएगा, लेकिन एरर नहीं है वो। आप बोलते हो एरर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो इसकी वजह से एरर तो ना नेगेटिव हो जाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, थैंक यू। सेम फॉर द परसेंटेज एरर। एनीथिंग एल्स? एनी अदर डाउट्स? तीन कन्याओं के अलावा और किसी का कोई डाउट नहीं? छोड़े लोग, डाउट नहीं आ रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मतलब पहले से पहली दो की क्लास से छोटी पढ़ाई लिखाई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर एक क्वेश्चन है परसेंटेज एरर का। बोलो। सर लंबा क्वेश्चन है, कुछ अलग से है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अभी तो हमने परसेंटेज एरर पढ़ाई नहीं ना प्रॉपर्ली। यस सर, पर थोड़ा मैंने पढ़ा है ना, तो उसमें से निकला है। तो बेटा अभी तो हम क्लास में वही बात कर सकते हैं ना जो चीजें कवर हुई हैं, तो कवर हो जाए तो हो सकता है कि कवर होने के बाद तुम्हारा प्रॉब्लम बचे ही नहीं। ओके सर। करेक्ट। जो चीज अभी क्लास में डिस्कस नहीं हुई उसको हम अगर हम सॉल्यूशन डिस्कस भी कर लेंगे तो बाकी बच्चों के कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात हो सकता है कि जब वो चीज हो जाए कवर तो शायद तुम्हारा ही डाउट नहीं रह जाए, तुम्हारी अपने आप सॉल्व हो जाए। ठीक है? यस सर। चलो और कोई एनी अदर डाउट्स? क्या इस क्लास में केवल कन्याएं हैं क्या? छोरे कोई भी नहीं है? छोरों के डाउट्स ही नहीं है बिल्कुल भी? छोरे पढ़ना नहीं जानते, छोरे कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहते, छोरे सिर्फ और सिर्फ मस्ती करना जानते हैं। बेटा स्टार्टिंग में फिजिक्स के साथ अगर मस्ती करोगे ना, फिजिक्स तुम्हारी बहुत मस्ती लेगी, फिर ध्यान रख लेना स्टार्टिंग से ही फिजिक्स के साथ साथ चलते रहो। एक भी लेक्चर आपने ऊपर नीचे बिना पढ़े लिखे निकाल दिया, फिजिक्स आपको निकाल देगी धक्का देके, ये मान लो। अगर वाकई में फिजिक्स से प्यार करना है तो फिजिक्स के साथ चलना पड़ेगा, और फिजिक्स बड़ी मजेदार वाली चीज है, मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आएगा अगर आपने ढंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो। चलो अच्छी बात है। मुझे बताओ एग्जैक्टली लास्ट थिंग क्या हुई थी? सर परसेंटेज एरर हुई थी। चलो किसी ने मुझे बताया कि लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एरर रह गई है, तो उसको जरा सा नोट डाउन कर लो। 3-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है? लिख लो। 4 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम जल्दी से। पहला पॉइंट लिखो, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड। 4 पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन कर लो आप लोग जल्दी से। पहला पॉइंट लिख लो, if the dimensions are given, if the dimensions are given, physical quantity may or may not be unique, may not be unique, ऐसे लिखो, may not be unique।
If the dimensions are given, physical quantity may not be unique. Example: work, energy, torque. Work, energy, torque. ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी सबकी डायमेंशंस कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो यही एक सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि यार अगर आपको डायमेंशंस पता हो तो आप ये नहीं बता सकते ये किस क्वांटिटी की बातें की जा रही हैं, बिकॉज द सेम डायमेंशंस कैन बी ऑफ मेनी क्वांटिटीज। ठीक है, तो आप डायमेंशन से केवल ये नहीं बता सकते कि ये क्वांटिटी कौन सी है। नेक्स्ट लिख लो, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड। नेक्स्ट है कि न्यूमेरिकल, आपने देखा था एग्जांपल में हमने 2 पाई की वैल्यू निकाली थी, वो 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g हमने बोला ये 2 पाई हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड से निकाला था। याद है किसी को टाइम पीरियड वाला एग्जांपल में? यस सर। यस सर। तो आप बस इसमें एक ये ड्रॉबैक की तरह लिख सकते हो कि जो अगर कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा तो हम उसको डिड्यूस या डिराइव नहीं कर सकते, तो ये भी इसकी क्या है, लिमिटेशन है। तो नेक्स्ट लिख लो, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स कैन नॉट बी डिड्यूस्ड या डिराइव्ड। नेक्स्ट लिख लो, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड to deduce a relation, other than the product functions, what does it mean? आपने बोला कि सर ये वाला रिलेशन हमने डिड्यूस किया था, तो ये सब देखो सारी चीजें मल्टीप्लाई डिवीजन में ही लिख रखा है, यानी प्रोडक्ट फंक्शन है इसलिए डिराइव हो गया। बट अगर हम बात करें, सपोज दैट ये फंक्शन है s = ut + ½ at², इस टाइप के फंक्शंस डिराइव नहीं हो सकते हैं, केवल और केवल प्रोडक्ट फंक्शन ही डिराइव हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई फंक्शन डिराइव नहीं हो सकते। बिकॉज यहाँ पर देखो t⁻1 पे भी डिपेंड कर रहा है और t⁻2 पे भी डिपेंड कर रहा है। जब आप रिलेशन निकाल रहे होते तो आपको पता था t और l में रिलेशन आया तो l⁻1/2 पे डिपेंड कर रहा था केवल, तो ये चीज फिक्स थी। अब यहाँ पे जरा देखो ये t⁻1 पे भी डिपेंड करेगा, t⁻2 पे भी डिपेंड करेगा, तो हमारे आंसर्स निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं निकाल पाएंगे। तो केवल और केवल प्रोडक्ट फंक्शन, मतलब 2-3 क्वांटिटी आपस में सिर्फ प्रोडक्ट में लिखी हो ऐसा ही फंक्शन पॉसिबल है डिराइव करना। प्लस माइनस या कोई मैथमेटिकल फंक्शन आ जाएगा तो वो आप इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस से आप इनका करेक्शन चेक कर सकते हो, करेक्शन चेक करने में कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी टाइप का फंक्शन क्यों ना हो। ठीक है, तो आप नीचे लिख सकते हो, करेक्शन कैन बी चेक फॉर अदर फंक्शंस एज वेल, बट डिराइव नहीं कर सकते। डिराइविंग आपके लिए क्या है, लिमिटेशन है ऐसे फंक्शंस के लिए जो कि प्रोडक्ट फंक्शन के अलावा कोई फंक्शन है। जहां नहीं समझ में आए वहीं टोक देना, वेट मत करना किसी भी तरीके का। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। सेकंड पॉइंट सर, सर सेकंड पॉइंट सर ये रिपीट कर दीजिए, साउंड क्लियर नहीं आ रही थी। एक सेकंड बेटा, एक एक करके। हाँ, ये अंश कुमार का के बच्चा कोई बोल रहा था। सर ये रिपीट कर दिया, साउंड क्लियर नहीं आ रही थी। बेटा ध्यान से सुना करो, कहाँ क्या लिखा आपने? सर ये थर्ड पॉइंट जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, द मेथड कैन नॉट, क्या लिख दिया? दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्यू द रिलेशनशिप अदर देन वी प्रोडक्ट फंक्शन। सही लिखा है सर एक्सप्लेन जो आप कर रहे थे वो मेरे को क्लियर सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मैंने कहा सर केवल और केवल प्रोडक्ट फंक्शन को ही डिराइव करने के लिए यूज कर सकते हैं आप। इस टाइप के फंक्शन जहाँ पे प्लस माइनस आ जाए बीच में, या कोई मैथमेटिकल फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक और साइनसोइडल फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, तो वो इस मेथड से डिराइव नहीं किए जा सकते। ठीक है, केवल और केवल प्रोडक्ट में लिखे हो, 3-4 क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखी हो, बस वैसे ही फंक्शन इनसे डिराइव किए जा सकते हैं। हाँ,
डायमेंशनल एनालिसिस से इसको चेक किया जाता है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। वो आप कैसे भी फंक्शन को आप करेक्टनेस चेक कर सकते हो, तो आप उसमें बोल सकते हो करेक्टनेस कैन बी चेक्ड बट डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ आकाश कुछ बोलना चाह रहे थे? सर ये दूसरा पॉइंट समझ नहीं आया इसका लिमिटेशन का। कौन सा वाला दूसरा पॉइंट? न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड। अच्छा, हमने कोई एग्जांपल किया था डिराइव करने वाला? यस सर। कौन सा वाला एग्जांपल किया था? सर एक तो टाइम, ये पेंडुलम का टाइम वाला करा था। अच्छा, इसमें कांस्टेंट के लिया था एक। यस सर। के की वैल्यू कितनी आई थी? की वैल्यू के 2 पाई। 2 पाई। कहां से आई थी? कहां से आई थी? सर ये नहीं पता। ये नहीं पता? नो सर। तो आपने पूछा क्यों नहीं? बेटा गलत चीजें हैं, आपको अगर तब नहीं पता तो आपको पूछना चाहिए था। 2 क्लास बाद आप पूछोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? वो भी मैंने पूछ लिया आपसे इसलिए। तो वही तो मैंने बोला था कि ये 2 पाई हम डिराइव नहीं कर सकते, ये हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है। डायमेंशनल मेथड से ये कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यही तो इसकी लिमिटेशन है कि ऐसे कोई कांस्टेंट होगा न्यूमेरिकली तो हम उसको डायमेंशनल मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें एक्सपेरिमेंटली ही उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर है? ओके सर। यस सर। तुरंत पूछ लिया करो बेटा, कोई चीज नहीं आया करे। मैं पूछूं फिर आप बोलो नहीं सर ये नहीं पता, ये तो गलत बात है ना। जब मैं आपको मौका दे रहा हूं तो। हाँ सर ठीक है, आप करेक्ट हो गए ना? सारे क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक करिए। ठीक है, आप लोग डीपीपी लाइव हो गई है। देखो 5 मिनट का काम था, पता है? अगर आपने पहले इन्फॉर्म किया होता किसी को, अभी तक वो क्लियर हो गई और आपने सॉल्व कर लिया। देखो 5 मिनट का काम को आपने 2 दिन 3 दिन से लटका के रखा हुआ है, जस्ट बिकॉज हम किसी को इन्फॉर्म क्यों करें। आप लोग जो डीपीपी लाइव हो गई आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाएंगे। अब 2 डीपीपी सॉल्व करके लानी पड़ेगी एक साथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड to deduce the formula. This method cannot be applied to deduce the formula in mechanics. In mechanics, if a physical quantity depends on if a physical quantity depends on more than 3 physical quantities, more than 3 physical quantities। क्या कहना चाह रहे हैं जरा देखो। उसने बोला कि सर अगर हम बात करें मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स में अगर कोई भी क्वांटिटी 3 क्वांटिटी से ज्यादा पे डिपेंड कर रही होगी, जैसे यहाँ पे देखो टाइम पे किस पे डिपेंड कर रहा था? एल पे, जी पे, 2 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा था। मैंने कहा 3 या 3 से ज्यादा, 3 क्वांटिटी से ज्यादा पे अगर डिपेंड कर रही होगी तो भी हम ऐसे फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते। उसका रीजन है, मैंने कहा देखो मान लो कि यहाँ पे 4 क्वांटिटी होती है। मैंने कहा मान लो ये टाइम पीरियड किसी 4 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। मैंने कहा मान लो मास की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी और कुछ और ले लो, डी की पावर ई। कितने वेरिएबल आते हैं यहाँ पे? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पे कुछ और ले लो, एन की पावर डी ले लो। यहाँ पे जो वेरिएबल जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो आए थे 4। मैकेनिक्स में जनरली क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? मास, लेंथ और टाइम। यहाँ पे जब डायमेंशन लिखोगे तो केवल मास की पावर आएगी, लेंथ की पावर आएगी और टाइम की पावर आएगी। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल आएंगे और यहाँ पे 4। आपके पास इक्वेशन बनाने के लिए केवल 3 इक्वेशन बनेंगी और वेरिएबल बनेंगे 4, तो जो कि पॉसिबल नहीं होगा। सॉल्व करते टाइम देखा था हमने m की पावर को यहाँ m की पावर से इक्वेट किया था, l की पावर को l की पावर से इक्वेट किया था, दूसरी इक्वेशन लेके आए थे, और t की पावर को t की पावर से इक्वेट किया था, तीसरी इक्वेशन लेके आए थे। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आए थे तो हम 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते थे, 3 वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते थे। बट अभी भी आप बोलोगे क्योंकि मैकेनिक्स में 3 पे ही डिपेंड करती है, तो मास, लेंथ या टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है, हालांकि ऐसे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मैक्सिमम 7 वेरिएबल्स तक हम जा सकते हैं, लेकिन मैकेनिक्स में जनरली 3 क्वांटिटी से चौथी पे डिपेंडेंसी आती नहीं है। मास, लेंथ, टाइम के अलावा फंडामेंटल पे और कोई डिपेंडेंसी आती नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि सर 3
ही इक्वेशन बनेगी, और वेरिएबल आपके अगर 3 से ज्यादा हो गए तो फिर आप सॉल्व कैसे करोगे? तो इसीलिए क्या बोलते हो कि सर ये हमारी लिमिटेशन हो जाती है, अगर हमारी क्वांटिटी 3 से ज्यादा चीजों पर डिपेंड कर रही होती है मैकेनिक्स में, तो हम ऐसे फंक्शन को डिराइव नहीं कर सकते। अगेन करेक्टनेस की चेक की जा सकती है, डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने में हमें कोई लिमिटेशन नहीं होता, चाहे 4 वेरिएबल आ जाए चाहे 5 आ जाए, डायमेंशनल करेक्टनेस कैन बी चेक। मैंने कहा इसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हो, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, ये होता है टाइम इज इक्वल टू आई बाय एम जी बी। अब देखो टाइम पीरियड कितने पे डिपेंड कर रहा है, 1 2 3 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। ऐसी क्वांटिटी आप डायमेंशनल मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। करेक्टनेस चेक कर सकते हो, करेक्टनेस चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पॉइंट लिख लो, this method cannot be used for a quantity to derive कर दो, this method cannot be used to derive a relation for the quantity which depends on two or more quantities having same dimensions. मतलब इस टाइप के आप मेथड को ऐसी क्वांटिटी को डिराइव करने में आप नहीं यूज कर सकते जो कि ऐसी दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो जिनकी डायमेंशन कैसी हो, सेम हो। मैंने कहा मान लो कि सर एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक रिलेशन है dv/2l। ये d क्या है सर, d की डायमेंशन भी लेंथ के बराबर होगी और l की डायमेंशन भी लेंथ के बराबर होगी, तो हो सकता है ये एक दूसरे की डायमेंशन को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, सेम डायमेंशन होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारी कैलकुलेशन में वो डायमेंशन गायब भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहेंगे हमारा जो डेरिवेशन है वो करेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जो ऐसी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हो जिनकी डायमेंशन सेम हो, ऐसे रिलेशन को भी हम डिराइव नहीं कर सकते। करेक्टनेस चेक करने में फिर से मैं बोलूंगा कोई भी लिमिटेशन नहीं आती है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे, जनरली कहीं पूछे नहीं जाते, बट हाँ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज आपके टेस्ट वगैरह में क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंसेप्चुअल या थ्योरी क्वेश्चंस आपसे कभी-कभी पूछ लिए जाएंगे। इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? चलो आगे बढ़े, अपन जो अभी तक बात कर ली थी उसमें बात करते हैं आगे। हमने बात कर ली थी एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना, और हमने बात की थी रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना, और हमने बात की थी परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना। एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो, मेरी किसी मेथड वैल्यू के लिए 4 रीडिंग्स आ रही हैं, 4 रीडिंग्स लिख लो। 4 रीडिंग्स कौन कौन सी हैं? 4 नहीं 5 कर लो। 5 रीडिंग्स है मेरी 2.48, 2.46, 2.49, 2.49, 2 बार है 2.49 एंड 2.46 मीटर। ये चारों रीडिंग्स मीटर में है। मैं कोई मेजरमेंट कर रहा था, मेरे पास ऐसे 5 रीडिंग्स आई हैं, 2.48, 2.46, 2.49, 2.49 एंड 2.46 मीटर। मुझे इस मेजरमेंट के लिए आप ट्रू वैल्यू निकाल के बताओ, डेल्टा ए बताओ और परसेंटेज एरर निकाल के बताओ, जल्दी क्विकली। वेट कर देना, मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? सर मेरा नेटवर्क चला गया था, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देना। बेटा ऐसे तो मत किया करो यार। हाँ जी, 5 रीडिंग दी गई है मुझे एक मेजरमेंट की, 2.46 मीटर, 2.48 मीटर, 2.49 मीटर, 2.49 मीटर,
एंड 2.46 मीटर। ऐसी 5 रीडिंग हो गई, ध्यान रखना। 2.49, 2.46, 2.48, फिर से 2.49 और एक 2.46, ऐसे 5 रीडिंग है। 5 रीडिंग आई है, मेरे को ट्रू वैल्यू बताओ मेजरमेंट की। मुझे डेल्टा ए चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट एरर चाहिए सारी रीडिंग्स का, और परसेंटेज एरर चाहिए मुझे। ओके एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर बता दो, सबका इंडिविजुअल ना बता के मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ। टू 2.47। क्या है ये 2.47? सर इसकी ट्रू वैल्यू जो मतलब मीन आ रही है। 2.47 सर 2.48 हो रही है सर। नाम बता दे तो बच्चा। एक करके 2.47 कौन बताता रीडिंग बेटा? नहीं सर, वो सर 2.48 ही हो जाएगी, वो सर राउंड ऑफ हो जाएगी। राउंड ऑफ करना गलत कर रहे हो बेटा। सर 2.476 आ रही है। हाँ तो बेटा आंसर 2.48 आएगा। 2.48 है। 2.476 नहीं लिखना होता है बेटा। डिवाइड करते टाइम ये देखो कि किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उस हिसाब से आंसर दो। ओके सर। चलो कोई बात नहीं, आगे बोलो। 0.01 आ रहा है सर। जो क्या आ रहा है? जो सर एरर है वो उसका 0.01 आ रहा है। कौन सा एरर है? सर इसका जो मीन वाला जो एरर आ रहा है वो आ रहा है। मीन वाला नहीं होता बेटा, नाम बोलो, नाम नाम ढंग से नहीं बोल पा रहे हो। मीन सर वाला क्या मीन होता है? एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट है। हाँ बेटा शुभम, ऐसे बोलना होता है, ऐसे नहीं होता कि हाँ ये वाला एरर वो वाला एरर। यही तो गलती कर देते हैं हम, आगे जाके बस यही गलती कर देते हैं कि हम चीजें नहीं समझ में आई हमको। क्यों? क्योंकि हमने वो वाला बोल दिया था। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इसे ध्यान रखें इस चीज का। कितना आ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर? 0.1। 0.1। 0.12। 12। Anybody else? जीरो पॉइंट 01। 0.01 क्या सर 0.04%। 0.40%। करेक्ट आंसर इज 0.01 मीटर। यूनिट्स भी यूज क्या करें बेटा लोगों, छोटी छोटी बातें हैं, यही गलतियां करोगे आप। डेल्टा ए की यूनिट जो आपकी जिस चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं उसी चीज की यूनिट के बराबर होती है। करेक्ट आंसर आएगा 0.01 मीटर। क्रॉस चेक करें जिनका गलत आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। सर क्या जो बोलो बेटा? ट्रू वैल्यू निकालने के लिए जैसे सर जो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए 2.476 की जगह 2.48 लिया था हमने, तो वो इसलिए क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने थे।
लेकिन सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों रखने थे? मतलब जो आंसर आया वो तो 12.38 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, तो 12.38 में तो 4 है सिग्निफिकेंट फिगर्स। नहीं बेटा, जब इनिशियल चल रहे हैं, जो इनिशियल से हमारी मेजर वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 3 ही चल रहे हैं ना बेटा। बीच में हमारे जो सर कैलकुलेशन में रीडिंग्स की है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा बेटा? जो रीडिंग्स के सिग्निफिकेंट फिगर है वो देखेंगे। करेक्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स तो मेजर वैल्यू से ही स्टार्ट करोगे ना। मेजर वैल्यू में मेरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कैलकुलेशन के बाद 4 आ जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं सर। आप उससे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी कह सकते हो कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसको इजी रखने के लिए भी कर रहे हैं। अभी तो जब भी आपको क्वेश्चन, ये तो मैंने देखो डेटा बनाया है, हो सकता है थोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऊपर नीचे हो भी हो सकता है। जब आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोला जाएगा तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये तो मैं खड़े होकर अभी बस ऐसे डेटा बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ लोचा हो भी जाए। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ मेथड सिखाना है, मेथड सीखें। ठीक है, बाकी जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखा जाता है उसमें, और बाकी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है, और क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी इजी रखी जाती है। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ भाई। अभी तो आप ये मानो हमें मेथड सीखना है, तो डेटा पे ज्यादा परेशान ना हो। डेल्टा ए आ गई सबकी? कोई ऐसा जिसको डेल्टा ए नहीं फाइंड आउट करना आ रहा हो? एनीवन? सर ये जो परसेंटेज एरर है ये सर 0.4% आ रही है। 0.40 बेटा, ऐसे बोलो। सर 0.40। कितने Yes, sir, लोगों से नहीं आई है 0.40. जरा मुझे बताएंगे, ऐसे कौन से को नहीं आई हो? देखो मैं आपको मैथ सिखा देता हूँ जल्दी से। मेरे पास रीडिंग थी कुछ ऐसे 2.48, 2.46, 2.49, 2.49 एंड 2.48 या 46 मीटर। ये सारी रीडिंग्स इसमें थी, मीटर में थी। जब डेल्टा, पहले आपको ट्रू वैल्यू निकालना होता है। ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका होता है इन सबका एडिशन कर दो। सबका एडिशन करोगे तो कितना आएगा? 12, 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.49 डिवाइड बाय 5। ये वैल्यू नियर बाय आप देखोगे तो कितना आ रहा है? 2.48 आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे कुछ आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये आपकी ट्रू वैल्यू आ गई। आप डेल्टा A1 निकालोगे, सर यहां से यहां कोई एरर नहीं है, आप बोलोगे 0.00 मीटर। डेल्टा A2 निकालोगे, ये आएगा लगभग 0.02 मीटर। ऐसी सारी डेल्टा ए निकालोगे, चलो निकाल ही देता हूं मैं। 0.03 मीटर, डेल्टा A4 0.03 मीटर, और डेल्टा A5 0.02 मीटर। आप बोलोगे एब्सोल्यूट एरर का जो मीन वैल्यू होता है वही होता है। आपने बोला क्या करोगे? सबको ऐड कर दोगे। क्या हो गया बेटा? सर डेल्टा A3 डेल्टा A4 0.01 आएगा। अच्छा ऐसा क्या? हाँ सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, चलो आप जब इनको सॉल्व कर रहे होगे तो कितना आ रहा है? 246, 0.06 डिवाइड बाय 5, ऐसे ही आ रहा है कुछ गलती Yes, नहीं है? चेक कर लेने के बाद यस सर। लगभग लगभग ये कितना आ रहा है? 0.012 ऐसा कुछ आ रहा है। यस पर आप बोलोगे कितने तक डेसिमल तक रखना है? 3। आप ऐसे बोलोगे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? केवल 1, ऐसा भी बोल सकते हो। खैर, तो मैंने उसको बोला ये आंसर जो आएगा वो आएगा 0.01 मीटर। ये आ गया एब्सोल्यूट मीन एरर। अब आप बोलोगे परसेंटेज एरर क्या होता है? डेल्टा ए बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, ये होता है परसेंटेज एरर। वो कितना हो जाएगा? 0.01 डिवाइड बाय 80 कितना है? 2.48। सॉल्व कर रहे होगे तो कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पे कुछ लोग बताएंगे 0.40 परसेंटेज आ रहा है शायद।
आपने डेल्टा A2 की वैल्यू माइनस में क्यों नहीं रखी? क्या बेटा? सर आपने डेल्टा A2 की वैल्यू माइनस में क्यों नहीं रखी? माइनस में क्यों क्यों कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा? सर A2 माइनस AT। A2 माइनस AT होता है कि AT माइनस A2 होता है बेटा? सर A2 माइनस AT होता है। फॉर्मूला लिखा है तुम्हारे सामने? यस सर, डेल्टा A इज इक्वल टू A माइनस AT। A माइनस AT, बस इतना ही लिखा और कुछ नहीं लिखा? सर डेल्टा A छोटी वैल्यू निकालेंगे, फिर बाद में तो सॉल्व करेंगे ही उसको। मैंने क्या बोला? डेल्टा A का फॉर्मूला आप फिर से पढ़ो। डेल्टा A इक्वल टू डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AM और मैम। अरे वेट वेट वेट, मैंने कहा एप्सिलॉन निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या लिखा था अभी जो आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उस फॉर्मूले को पढ़ो। डेल्टा इज इक्वल टू A माइनस AT। इतना ही लिखा है, इसके आगे पीछे कुछ और नहीं लिखा? नो सर। कुछ ऐसे डंडे बने दो? हाँ बन रहे हैं। उनका मतलब क्या होता है? क्या होता है पता नहीं सर। सर क्या होता है? तो क्यों बनाए आपने सोचा सर ये डंडे क्यों बने होंगे? सोचने वाली बात है, जरा बताओ। बने हैं तो क्यों बने हैं? कुछ तो रीजन होगा। मैं सिंपल A माइनस AT क्यों नहीं लिखा? सर इसका मतलब कुछ भी प्लस आए माइनस आए प्लस नहीं लेंगे। मॉडुलस पढ़ाई कभी? मॉडुलस सर पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। ऐसा कुछ पढ़ाई कभी? मॉड एक्स याद नहीं ये चीज है। कभी पढ़ी है 9th 10th में? कभी कहीं पर पढ़ी है? बस पूछ रहा हूँ। अरे नहीं पढ़ी मना कर दो, पढ़ी है तो हाँ बोल दो। सर याद नहीं आया मेरे को। पढ़ी होगी तो याद नहीं आया। क्या मतलब पढ़ी भी होगी तो ये याद नहीं, तो मतलब नहीं पढ़ी, मैं ऐसा मान लेता हूँ। कोई बात नहीं बेटा। जब मैंने आपको बोला था, ठीक है, जब उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि सर इस मॉड का मतलब होता है हमें डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा। अगर A बड़ा है तो हम A माइनस AT करेंगे, और अगर AT बड़ा है तो हम AT माइनस A करेंगे। मतलब हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके ठीक है। इसका साइन का मतलब होता है डिफरेंस चाहिए मुझे। डिफरेंस का मतलब समझ रहे हो ना भाई? मेरी और किसी की एज का डिफरेंस मतलब 2 ईयर है। ये मैंने ये नहीं बोला वो मेरे से 2 साल बड़ा है या 2 साल छोटा है। मैंने कहा मेरा और किसी की एज में डिफरेंस 2 साल का है। इसका मतलब क्या हुआ? वो 2 साल मुझसे छोटा भी हो सकता है और 2 साल मुझसे बड़ा भी हो सकता है। डिफरेंस 2 का है। ओके सर। यस तो सर। एरर हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर है? इसको सॉल्व करो तो नहीं है, बस कैलकुलेशन देखो सीख लो, डेटा में परेशान मत हो। प्रोसेस, अगर आपको प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। हम अभी प्रोसेस सीख रहे हैं, डेटा पे मत परेशान हो कि सर वो वैल्यू में 0.4 के बाद क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। अभी तो सिर्फ प्रोसेस सीख लो। प्रोसेस ऐसे होता है कि कैसे आपको डेल्टा ए निकालना होता है, कैसे आपको एटी निकालना होता है, कैसे परसेंटेज निकालना होता है, बस ये सीखना है। ठीक है, यहाँ पे आप डेटा से परेशान नहीं हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया रैंडमली तो डेटा ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बोलता हूं कि जब भी मैं वर्बली कोई चीजें बोलता हूं आप उसे वहां अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, बिकॉज मुझे मालूम है 2 दिन के बाद आप सब भूल जाते हो। जो चीजें आपको नहीं पता होती हैं और आपके अगर नोट्स में नहीं लिखी होती है तो 2 दिन बाद आप बिल्कुल भूल जाओगे कि सर ये डंडे क्यों खड़े किए थे मैंने। ठीक है, तो जब भी मैं कोई चीज बोलूं और वहां पे अगर आपने लिख लिया अपने वर्ड्स में, तुरंत आपने वही लिख लिया होता है, इनका मतलब ये होता है, बात खत्म। जब आप 2 महीने बाद भी उनको रिवाइज करोगे तो आपको ये चीज दिमाग में स्ट्राइक करती है। मैं बता रहा हूँ, नोट्स आपके सिलेक्शन का 50% काम करते हैं। अगर आपके नोट्स ऐसे हो गए कि सर मुझे पलटता हूं ना तो मुझे मालूम अगले पेज पे क्या लिखा है, नोट्स ऐसे होने चाहिए। और जब वो तभी होगा जब मैंने बहुत सुंदर नोट्स बनाए हैं, साफ साफ, सुंदर का मतलब बहुत साफ साफ नोट्स बनाए, और जो भी चीज मैंने सुना है और मुझे लगता है याद रखने वाली, मैंने तुरंत अपनी लैंग्वेज में वहीं पे लिख दी है। यू वोंट बिलीव
मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे टाइम पे, ठीक है, जब मैंने जेई लिखा था काफी साल पहले, ठीक है, आज तो मेरी उम्र करीब 19 साल हो गई है, मैं कुछ ही सालों में मैं अपनी टीनेज कवर करके 20 में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो कुछ साल पहले मैंने कभी जेई लिखा होगा, तो तब लिखा था तो मेरे केमिस्ट्री के नोट्स ऐसे थे, यू वोंट बिलीव, मुझे पता था अगला पेज में जब पलटूंगा तो उसमें किस कलर से किस कॉर्नर पे क्या चीज लिखी है। इतने अच्छे नोट्स थे, मैं ऐसे कुछ, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माय नोट्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू, वहां मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आई कि, और वो सिर्फ फिजिक्स के नोट्स नहीं थे, वो केमिस्ट्री के नोट्स ही अच्छे थे, फिजिक्स और मैथ्स के अच्छे नोट्स नहीं थे मेरे। तो केमिस्ट्री के नोट्स मेरे इतने अच्छे थे कि लिटरली मैं बता रहा हूँ, जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, जब मैं पेपर जेई का लिख रहा था, मैं क्वेश्चन को अपने नोट्स के पेज से रिलेट कर पा रहा था, यार ये किस पेज पे, कौन से पेज पे कहाँ लिखा है इसका आंसर। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कि मेरे टाइम पे 30 क्वेश्चंस आते थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। 30 क्वेश्चंस में से 27 आई हैव अटेम्प्टेड इन द केमिस्ट्री एंड 26 मेरे सही थे, एक क्वेश्चन मेरा गलत था, और वो भी मेरी गलती थी, मैं गलत पढ़ गया था उस क्वेश्चन को। तो आप सोच रहे हो ना कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मेरी केमिस्ट्री के नोट्स वाकई में बहुत अच्छे थे, फिजिक्स और मैथ्स के नोट्स इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए मेरे फिजिक्स और मैथ्स में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। हाँ, केमिस्ट्री ने मुझे बचा लिया था, आप कह सकते हो। तो यही मैं बोल रहा हूँ, तब मैंने ये नोटिस किया कि यार केमिस्ट्री के नोट्स मेरे इतने अच्छे थे क्योंकि मैं हर चीज को रिकॉल कर पा रहा था। और आपको बता दूं, मेडिकल में फिजिक्स भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपने नोट्स अच्छे से ढंग से किए ना, हर चीज को अपने नोट्स में अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स निकल के आते हैं, देखो हर चीज डिक्टेट नहीं कराई जाती, डिक्टेट कराई जाती है मेन पॉइंट जो भी आपके इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कभी कोई कंक्लूजन निकल के आता है, जैसे अभी ये देखो मॉड का मतलब होता है डिफरेंस। अब ये चीज आपको हर में लिखवा नहीं सकता है, ये चीज मैं बोल देता हूँ तो आपको लिख लेनी चाहिए। ऐसे ही कई सारी चीजें निकल के आती रहती हैं, लाइक एरर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तुरंत आपने कहीं पॉइंट लिख दिया एरर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो तब आप एक नया कंसेप्ट सीख जाते हो प्रॉब्लम में, तो उस पॉइंट को आपने वहां लिख लिया। तो अगर नोट्स आपके बहुत अच्छे होंगे, नोट्स अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि बहुत अच्छा स्कोर करोगे। नीट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नीट के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के आप किसी का भी उठा के देख लो, नीट के प्रीवियस किसी चैप्टर के, जैसे जैसे चैप्टर होता जाए आप बोलोगे सर सारी चीजें तो मैंने पढ़ी हुई थी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं जो क्वेश्चन के बाहर हो, मतलब सिलेबस के बाहर हो, जो थ्योरी के बाहर। या तो मैंने वैसे एग्जांपल्स करके रखे हुए हैं, या फिर मेरे थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। नीट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कैलकुलेशन भी बहुत लिमिटेड पूछता है, कैलकुलेशन कभी टफ नहीं करता नहीं। तो बोलो फिजिक्स बहुत इजी आता है, बशर्ते आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं। जो 11 से ढंग से फिजिक्स साथ साथ करता जाएगा उसको फिजिक्स बहुत इजी लगता है, और जिसने 11th में मटर दस्ती में निकाल दिया भाई साहब, उसको फिजिक्स पकड़ने में मैं कहता हूँ ना तारे याद आ जाते हैं। क्योंकि एक बार 11th की फिजिक्स मिस हो गई ना, बड़ा दिक्कत आएगा। 11th की फिजिक्स हर जगह यूज होने वाली है, ठीक है। चलो खैर अपन ज्यादा बात नहीं करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। तो बेसिकली अभी हमने बात की थी एरर्स फाइंड आउट करने का किसी भी मेजर्ड वैल्यू में। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर? देखो मैंने बोला मैंने एक क्वांटिटी फाइंड मेजर की, मैंने दूसरी क्वांटिटी मेजर की, और एक तीसरा क्वांटिटी का रिजल्ट देना है जो इन दोनों क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होगा। तो बताओ उस थर्ड क्वांटिटी में कितना एरर होगा। इंडिविजुअली जो मेजर किए उनका तो एरर मैं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो मैंने मेजर की। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने किसी की लेंथ मेजर की, ब्रेड्थ मेजर किया, और आपको आंसर देना था एरिया का। एरिया किस पे डिपेंड करेगी? लेंथ पे और ब्रेड्थ पे। और लेंथ और ब्रेड्थ के आप बोलोगे एरर्स अलग अलग होंगी, तो आप बोलोगे एरिया में कितनी एरर होगी, वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है? वो हम फाइंड आउट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स से। मैंने कहा कैसे करते हैं, जरा देखो। मैंने कहा मान लो ए एक क्वांटिटी है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए। देखो ट्रू वैल्यू को अब जनरली हम a से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, पर ध्यान रखना ये है अभी भी ट्रू वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। ये a और ये a ऑलमोस्ट हर जगह सेम लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, लेकिन ध्यान रखना ये ट्रू वैल्यू ही है, बस वो लिखने का तरीका वैसे यूज करने लगते हैं। परेशान मत हो जाना सर ये ट्रू वैल्यू को आपने t क्यों हटा दिया। मान लो ये मेरी दो मेजर्ड वैल्यूज हैं। मैंने कहा सर पहला केस की बात कर रहे हैं जब सम ऐसी कोई क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी है जो x है, जो कि आपके a पे डिपेंड कर रही है और प्लस b पे डिपेंड कर रही है। थर्ड क्वांटिटी क्या है? x इज इक्वल टू a प्लस b। मुझे बताना है x थर्ड क्वांटिटी कैसे लिखोगे, इसमें आपको इसकी एरर भी बतानी पड़ेगी, ठीक है,
और आपको इसकी ट्रू वैल्यू भी फाइंड आउट करके बतानी पड़ेगी। आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं कहा चलो बता देते हैं। जरा देखिए, मैंने बोला कि सर अगर हम यहाँ पे बात करें, ए को ऐसे लिख दें, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स को भी हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, जहां पे एक्स क्या होगा, ये इसकी ट्रू वैल्यू होगी और डेल्टा एक्स क्या होगी, इसकी एरर होगी। मैं कहा जरा इनको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ए प्लस बी प्लस माइनस, अगर इसमें से लिखोगे तो आप लिखोगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कोई भी स्टेप नहीं समझना है वहीं पूछ लेना। मैंने कहा इसको ऐसे लिख दोगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब एक्स की वैल्यू किसके बराबर है सर? एक। क्या होगा बेटा? सर सेकंड स्टेप नहीं समझ में आया। कौन सा वाला स्टेप? ये इसके ऊपर वाला स्टेप बेटा, सर ये। इसके अरे ए की वैल्यू उठा के रख दी और बी की वैल्यू उठा के रख दी। ओके सर, थैंक यू सर। ऐसी एक्स को भी क्या लिखोगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ऐसे तो लिखोगे। तो मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया, यही डेल्टा एक्स तो मुझे फाइंड आउट करना है। एक्स की ट्रू वैल्यू तो मुझे मालूम है, ए की ट्रू वैल्यू लूंगा, बी की ट्रू वैल्यू निकालूंगा तो एक्स की ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अब जरा देखो, एक्स की वैल्यू यहाँ किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर है। एक्स की वैल्यू अगर ए प्लस बी के बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर दूं? बिकॉज यहाँ ए प्लस बी है और यहाँ पे क्या है, एक्स है। ठीक है, आप इधर लेके आओगे तो एक्स और ए प्लस बी सेम चीज है, तो ये कैंसिल आउट हो गई। तो यहां से जरा देखो, रिप्रेजेंट करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहां से मुझे डेल्टा एक्स कितना आ गया सर? डेल्टा एक्स आ गया आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। खत्म। तो अगर x आपके दोनों क्वांटिटी के सम पे डिपेंड कर रहा है तो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर आएगा दैट विल बी द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ a एंड एब्सोल्यूट एरर ऑफ b। अब आप x की वैल्यू लिख पाओगे, x की ट्रू वैल्यू यहां से निकालोगे और डेल्टा x की वैल्यू यहां से निकालोगे और मेजर वैल्यू आप दे दोगे। आई होप यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगा सर। ठीक है आंटी बेटा? सर यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कंपैरिजन करके भी तो निकाल सकते थे। कंपैरिजन करके बोल तो कैसे? सर जैसे इसमें डेल्टा एक्स है तो हम उस पे कंपैरिजन करके डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी की इक्वल कर देते। तो वही तो कंपैरिजन ही तो किया बेटा, इधर डेल्टा एक्स है और इधर डेल्टा ए प्लस बी है, वही तो किया है। क्या कहना चाह रहे हो आप? सही। और कैसा कंपैरिजन? और कैसा कंपैरिजन बेटा? ओके आपने बोला इस इक्वेशन में इधर एलएचएस में ये है, आरएचएस में ये है, तो यहाँ से यही तो पता चल रहा है कि डेल्टा एक्स के बराबर है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर है। और कोई कंपैरिजन की बात कर रहे हैं आप? नो सर। मैंने कहा मान लो कि अगर ये डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं, दो क्वांटिटी एक दूसरे किस पे डिपेंड कर रही होती? डिफरेंस पे डिपेंड कर रही होती। ठीक है, मैंने कहा मान लो x ऐसे डिपेंड कर रहा था, x इज इक्वल टू a माइनस बी। आप इसको सॉल्व करते हैं फिर से उसी तरीके से, पहले जैसे लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस प्लस की जगह पे हम माइनस लिख दो, माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। आई होप इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। a की और b की वैल्यू रख दी। मैंने जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे, x प्लस माइनस डेल्टा x a माइनस b ऐसे आ जाएगा। प्लस माइनस में से कुछ भी कॉमन लो, अंदर आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ए प्लस बी ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर प्लस माइनस कॉमन लो, माइनस प्लस कॉमन लो, आप सोचो कि प्लस माइनस कॉमन लेके आप यहाँ पे माइनस लेते हो गलती से भी। ठीक है, आपको लगे सर यहाँ माइनस आना चाहिए, तो आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि सर एरर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी तो नेगेटिव नहीं हो सकती। प्लस एरर को हम कभी भी घटाते नहीं है, सबट्रैक्ट नहीं करते, हमेशा एरर्स को ऐड करते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दी मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हमेशा मैक्सिमम एरर बताने की कोशिश करते हैं कि उससे ज्यादा एरर नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए कभी भी आप बोलोगे इसमें से जब प्लस माइनस कॉमन लोगे तो अंदर भी आप हमेशा प्लस ही छोड़ोगे, क्योंकि प्लस माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एरर हमेशा ऐड ही करनी है। देखिए ये x की वैल्यू a प्लस ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी आप देखोगे तो डेल्टा x की वैल्यू किसके बराबर आएगी?
सर यहाँ से भी आप कंपेयर करोगे तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर आएगी। तो आप चाहे दो क्वांटिटीज का सम करिए, चाहे दो क्वांटिटीज का एडिशन कीजिए, चाहे सब्ट्रैक्शन कीजिए, आप क्या बोलोगे, जो एरर होगी, ठीक है, जो एरर होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो सिंपली दोनों के एब्सोल्यूट एरर ऐड ही हो रहा होगा, इसी को ध्यान रखना, बिकॉज एरर्स विल नेवर बी नेगेटिव और विल नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, हमेशा एरर ऐड ही किए जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा थर्ड की बात कर लेते हैं, अभी इनके एग्जांपल भी देखेंगे हम धीमे धीमे करके। ठीक है, थर्ड पे बात करने से पहले एक छोटा सा मैं मैथ्स का कंसेप्ट बताने वाला हूं, जिसको मैं बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन एक छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, मैंने कहा ये क्या बोलता है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, अगर तो 1 प्लस एक्स की पावर n है, एंड इफ x का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से काफी छोटा है, x का मैग्नीट्यूड 1 से काफी छोटा है, इस कंडीशन को बहुत ध्यान से रखेंगे। आपके पास ये फॉर्मेट में एक वैल्यू दे रखी है 1 प्लस एक्स की पावर n, और x का मॉड जो मैग्नीट्यूड है, हमेशा मॉडुलस का मतलब है हम वी आर इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड नॉट इन द साइन, जो x का मैग्नीट्यूड है वो 1 से काफी छोटा है, तब आप लिखते हो कि सर 1 प्लस एक्स की पावर n को कैसे लिख सकते हो, नियर बाय आप लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स। ये रिजल्ट आपको अप्रोक्सीमेटली यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इस चीज की, इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है इस बारे में? ठीक है, मैंने कहा सर इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो मेरे एग्जांपल से बताओ, a प्लस बी की पावर m का मुझे जरा आंसर बताओ कितना आएगा, और आपको बोल दूं कि जो b है वो a से काफी छोटा है। इफ b इज लेस देन a प्लस b की पावर n का जरा मुझे रिजल्ट बताओ कितना आएगा, एनीवन? a प्लस एन बी। कौन था ये? शिवम। शिवम, वन प्लस बी एन बाई ए। 1 प्लस बी एन बाई ए। एनीबॉडी एल्स? Sir, A plus NB. A plus NB. जिन्होंने आंसर दिया a प्लस एन बी, वो दोबारा से इस फॉर्मेट को देखें, क्या ये इस फॉर्मेट में है? शिवम, मिली, क्या ये जो पूछा गया है वो इस फॉर्मेट में है? मैथ इसीलिए परेशान No, करता है। sir. फिर आपने कैसे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया? फॉर्मेट क्या होना चाहिए सर, ये 1 होना चाहिए, और यहाँ पे प्लस माइनस हो कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे x होना चाहिए, और इस x का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। क्या यहाँ पे 1 है? नहीं, मतलब इस फॉर्मेट में है ही नहीं, आपने ये अप्लाई कैसे कर दिया? तो जिन्होंने क्विकली आंसर दिया, आई एम सॉरी, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी की पावर n को आप a की पावर n कॉमन ले लो ना, a बाहर लोगे तो पावर n बाहर आएगी। किसी चीज को कॉमन लेने का मतलब होता है सबको अंदर हर एक टर्म को उससे डिवाइड कर दो। मैंने कहा इसको a से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1, प्लस b को a से डिवाइड करोगे तो b बाई a बचेगा, और होल पावर कितना होगा n। क्योंकि आपने यहाँ से a कॉमन लिया है तो ब्रैकेट से बाहर आएगा तो पावर n था, इसलिए ये a की पावर n बाहर आएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, देखो 1 प्लस बी बाई ए की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n है यहाँ पे, और b बाई ए जरा देखो, b बाई ए 1 से काफी छोटा होगा, डेफिनेटली होगा। अगर b a से बहुत छोटा है तो b को अगर a से डिवाइड कर दो तो ये 1 से बहुत छोटी वैल्यू आने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, समझ में है? अगर मान लो b 2 है और a 2000 है तो 2 बाई 2000 क्या होगा, 1 से बहुत छोटा आएगा। ठीक है,
तो आप बोलोगे b बाय a 1 से छोटा है, 1 प्लस x के फॉर्मेट में है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a की पावर n तो ऐसे ही रहेगा और आप इसको लिखोगे 1 प्लस n टाइम्स ऑफ b बाय a। अगर और सॉल्व करना चाहोगे तो इसको कुछ लोग इसको आंसर ऐसे भी दे देंगे, an प्लस n टाइम्स ऑफ b a की पावर n माइनस 1। यहाँ पे a n मल्टीप्लाई करोगे, नीचे एक a है, एक पावर माइनस में हो जाएगी, तो आंसर ऐसे दिया जाएगा a की पावर n प्लस n टाइम्स ऑफ b की पावर b इंटू a की पावर n माइनस 1। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो और आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो। किसी स्टेप में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। समझ में आया ये डायरेक्टली क्यों अप्लाई नहीं हो रहा था, क्या रीजन था, तो उस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बहुत यूजफुल है ये ट्रिक, ठीक है। ये जो आपका अप्रोक्सीमेशन है बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्ली इसमें टाइम देके मैंने इन्वेस्ट किया, वरना आप धीमे धीमे हम एक्सपेक्ट करते हैं टीचर्स कि धीमे धीमे आप सीख जाओगे इस चीज को। चलो मुझे एक और एग्जांपल, (999) की पावर 3, इसका जरा आंसर बता रहे हो कोई? यही काम करो, थोड़ा इजी दे देता हूँ, 1001 कर दो, थोड़ा इजी वाला दे देते हैं, क्यों थोड़ा टफ देते हैं। क्विकली छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तो अभी। So 1003. 1003 बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, 1000 का क्यूब करो जरा कितना होगा। 1000 का क्यूब 1000 के पास ही रह जाएगा क्या? आंसर देने से पहले थोड़ा सा सोचो। मैंने कहा 10 की पावर 3 11 बोलूं क्या हजम होगा आपको? 10 की पावर 3 को कोई 13 बोले क्या हजम होगा मेरे को? 1000 की पावर 3 को 1003 बोल दे कोई, यार मेरे को हजम नहीं होगा यार, कैसी बात करा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा, मोशन हो जाएगा फिजिक्स वाला, स्ट्रेट लाइन मोशन करना पड़ेगा मेरे को। 10300000। वाह वाह मेरे शेर, वाह। देखो भाई, अरे सर 90180009। चलो मैंने कहा सर अगर मैंने इसके बाद सिखाया तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1000 होल पावर 3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। कॉमन ले लो, 1000 कॉमन ले लो, 1000 जैसे ही कॉमन लोगे आप बोलोगे सर 1000 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/1000 और ये होल पावर 3 है। अभी मैंने 1000 को इस ब्रैकेट से बाहर नहीं निकाला, सिर्फ अंदर वाले ब्रैकेट से कॉमन लिया, तो क्या कहोगे इसमें से? देखो 1000 से जब बाहर जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 क्या हो जाएगा 1/1000 बचेगा। तो आप क्या बोलोगे? ये तो हो गया 10 की पावर 3 की पावर 3, तो ये तो हो गया 10 की पावर 6 बोल दूं मैं इसको। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 की पावर 1000 1/1000 की पावर 3। अब जरा देखो 1 प्लस x की पावर n के फॉर्मेट में आ गया और ये 1/1000 1 से बहुत छोटा होगा, डेफिनेटली छोटा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 6 इंटू 1 प्लस 3/1000। सॉल्व कर लेना, इजी आंसर आ जाएगा। जिसने कैलकुलेशन करके लाया होगा बहुत तगड़ा आंसर आएगा उसका, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 999 नहीं दिया, आप इसको 999 वाला भी कर सकते हो, ठीक है। देखो 999 को आप लिख सकते हो, अगर मुझे इसका क्यूब बोला गया होता तो 1000 माइनस 1 का क्यूब लिखते, और इसमें से अगर मैं 1000 कॉमन ले लेता तो कुछ ऐसा बचता 1 माइनस 1/1000 होल पावर 3, और बाहर कॉमन आ गया होता 1000 की पावर 3। देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है।
तो आप इस फॉर्मेट में बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ ये चीज सिखाना है कि कैसे इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए बताया। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी स्टेप में? दिक्कत हो अभी पूछ लेना, घर लेके मत जाना, तो घर पे ही तो बैठे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं। मैंने देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था, अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर x इज इक्वल टू a इंटू बी है तो आप क्या लिखोगे? मैंने कहा जरा देखो, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करोगे तो देखो आएगा ये a इंटू बी प्लस b इंटू प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ठीक है, ये आ गया आपका x प्लस माइनस डेल्टा x। अब ये जो डेल्टा a और डेल्टा b कैसे होते हैं? बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? बताया कोई मुझे? डेल्टा a और डेल्टा बी के बहुत छोटे एरर्स होते हैं, बहुत छोटे, फ्रैक्शन वाइज देख लीजिए तो 0.01 0.02 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ पे सबसे क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ए बी मैंने सबसे कॉमन ले लिया। देखो ए बी को मैंने सबसे कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस, कॉमन लेने का मतलब है सबको ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी से डिवाइड करोगे तो ये 1 बचेगा, इसको ए बी से डिवाइड करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा a बाय a प्लस माइनस, सिमिलरली आप बोलोगे ये बचेगा डेल्टा b बाय b, और आप बोलोगे प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b बाय a इंटू b। अब आपको पता है कि सर ये डेल्टा a बाय a बहुत छोटा है, डेल्टा b बाय b भी बहुत छोटा है, और उनका प्रोडक्ट तो और छोटा हो जाएगा। जो वैल्यू 1 से छोटी है ऑलरेडी, और ऐसी दो वैल्यूज का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो वो वैल्यू और छोटी हो जाती है। कैसे हो जाती है? और छोटी हो जाती है। तो वो इतनी छोटी हो जाएगी कि हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। रीजन आप लिखेंगे कि क्यों निग्लेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको रीजन समझा दिया। इस रीजन को आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको निग्लेक्ट कर सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे भी अगर आप x कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x। अब x किसके बराबर है? a इंटू बी के बराबर है। सर यहाँ पे x है, यहाँ a भी है, दोनों से कॉमन लिया है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। जरा यहाँ से कंपेयर करो, जब आप कंपेयर करोगे यहाँ से देखो 1 प्लस माइनस के अंदर जो भी चीज है यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन लोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ से एक चीज पता चल रही है, सॉरी यहाँ पे x और आएगा, x कॉमन लिया तो यहाँ पे डिवाइड बाय x भी होगा, ध्यान रखें। तो डेल्टा x बाय x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। सर अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सिंपली आप एरर्स को ऐड नहीं करते, उनके रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं। एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड नहीं कर सकते, आप इनको करते हैं, रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं। मैंने कहा एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? सर ये निकल आएगा, सर इसमें इस x को जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा x निकल आएगा। तो प्रोडक्ट के केस में हम इस तरीके का फंक्शन यूज करते हैं एरर्स फाइंड आउट करने में। ये डेरिवेशन आपके स्कूल से पूछे जाते हैं, इसलिए करा रहा हूँ इतने स्टेप में, वरना मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट दे सकता था जो कि आपको याद रखने हैं, बट डेरिवेशन आपके स्कूल से पूछे जाते हैं। मैंने कहा सिमिलरली अगर मैं डिवीजन की बात करूं, अगर डिवीजन की बात करूं मतलब x किस पे डिपेंड कर रहा है? दो वैल्यूज के डिवीजन पे डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा फिर से सॉल्व करोगे तो x को लिख सकते हो प्लस माइनस डेल्टा x, और a को ऊपर लिखोगे प्लस माइनस डेल्टा a, और b को लिखोगे b प्लस माइनस डेल्टा b। यार कुछ कुछ बोलते रहा करो यार, मुझे लगा करे मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूँ यार। मुझे कभी कभी लगता है या तो तुम लोग एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस चुपचाप बैठे हो। फिजिक्स वाले मास्टर को बहुत डर लगता है, देखो ध्यान रखो, जितना तुम्हें फिजिक्स से डर नहीं लगता उतना फिजिक्स वाले मास्टर को इस बात से डर लगता है कि यार फिजिक्स सामने वाले को समझा पा रहा है या नहीं। तो मुझे थोड़ी थोड़ी बीच में आवाज देते रहो कि हाँ सर समझ में आ रहा है,
सर ये वाला स्टेप समझा दो, या ये वाले स्टेप में सर आपने क्यों किया, कुछ तो किया करो यार। मतलब मुझे लगना तो चाहिए हाँ यार पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो कभी कभी लगता है यार पता नहीं मैं बस बोले जा रहा हूँ। चिंता होना सब लोग। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ गुड गुड गुड, चलिए सब हो जाना है। स्टेप समझ में आ रहे हैं ना, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ गाइस, मैं एक लेक्चर में खत्म कर देता हूँ, बहुत स्लो बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैंने कहा बहुत की बात है, मैंने कहा ऊपर में से a कॉमन ले लो। जब आप ऊपर में से a कॉमन लोगे तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। नीचे से b कॉमन ले लो, मैंने कहा सर b कॉमन लोगे तो नीचे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। सर इसमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x। सर x की वैल्यू a बाय b के बराबर है, तो देखो a बाय b आ गया, तो आप x को ऐसे a बाय b से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। क्यों कर दिया कैंसिल, क्योंकि x इक्वल टू a बाय b है। अब जरा देखो, मैंने कहा सर इसको कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना। अब ये देखो जो अभी तक पढ़ा था वो ही आने वाला है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, इस स्टेप में किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? इस स्टेप में किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. No, sir. ये ऊपर गया तो पावर कैसी हुई -1। अब जरा देखो 1 प्लस माइनस समथिंग की पावर -1, बाइनोमियल एक्सप्रेशन याद आ रहा है। और ये डेल्टा बी बाय बी आपको पता है 1 से काफी छोटा है, 1 से कैसा है, काफी छोटा है, ये चीज आपको पता है। तो क्या मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा सकता हूँ? बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाऊंगा तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस ही बचेगा। -1 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 1 से तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे। सर प्लस माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे भी प्लस माइनस ही बचेगा, दोनों ही है ना। तो आप रिजल्ट कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। ये पावर मल्टीप्लाई कर दी, बाइनोमियल लगा दिया, उसके बाद ये मत भूल जाना सर ये -1 कहां उड़ा दिया, बाइनोमियल लग गया। आप जरा मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बचेगा, 1 इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस एक टर्म आएगा जिसको आप बोलोगे डेल्टा a बाय a इंटू डेल्टा b बाय b। देखो ये टर्म आएगी मल्टीप्लाई करने पे, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू डेल्टा b बाय b, इसका करोगे तो दिस इंटू दिस डेल्टा a बाय a, और इसको करोगे तो दोनों आपस में। मैंने कहा देखो फिर से जिस रीजन से मैंने इनको निगलेक्ट किया था उसी रीजन से देखो मैं फिर से इनको निगलेक्ट कर रहा हूं। यहां पे क्या बचा था, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x। कंपेयर कर लो, ये 1 से 1 हो गया, बाकी दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले लोगे तो देखो जो क्वांटिटी बच रही है वो डेल्टा x के बराबर आ रहा है। तो सर डेल्टा x बाय x किसके बराबर आया, सर वो आया डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सर चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, आपके जो एरर के फॉर्मूले निकालने वाले तरीके कैसे आते हैं, सेम आते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, मैं तो इरेज कर रहा हूं। रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 के लिए लिखो 100 प्लस माइनस 3 ओम, 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 के लिए लिख लो 200 प्लस माइनस 4 ओम। R2 के लिए लिख लो 200 प्लस माइनस 2 ओम, ठीक है।
मुझे जरा ये बताओ, जब मैं इनको सीरीज में लगाऊंगा तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। सबको पता है ना सीरीज में लगाने पे आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 10th में पढ़ा है ना सबने। ऐसा कोई हो जिसको 10th में ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा हो तो फिर बता देना, मैं वो भी बता दूंगा। दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 R2। सर 300 प्लस माइनस 5 ओम। सर 300 प्लस माइनस 7 ओम। 300 प्लस माइनस 7 ओम आ रहा है सर। सिंपल सा क्वेश्चन था आई थिंक। आप बोले देखो R1 की वैल्यू दे रखी थी 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी थी 200 प्लस माइनस 4 ओम, और R इक्विवेलेंट सीरीज में कितना होता है सर, वो होता है R1 प्लस R2 के बराबर होता है। तो आप लोग R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक तो 100 प्लस 200 कितना हो गया 300 हो, ये तो ट्रू वैल्यू हो गई। और डेल्टा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सर, डेल्टा R इक्विवेलेंट इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। मैं आपसे उम्मीद करता हूं जैसे फॉर्मूले मैं लिखता हूं ऐसी फॉर्मूले आप लिखेंगे, और अगर नहीं लिखते हैं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आने वाली, इस बात की गारंटी मेरी है। तो R इक्विवेलेंट को आप कैसे लिख के दोगे, 300 प्लस माइनस 7 ओम। किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो जरा बता देना। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो। एक रेक्टेंगुलर शीट का एरिया दिया गया है, सॉरी लेंथ दी गई है, लेंथ वैल्यू लिखो 1.38 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, 1.38 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दी गई है 4.02 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, 4.02 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। एरिया बता दो जल्दी से, फटाक से कितना होगा। फाइव 5.54 प्लस माइनस 0.11। 5.54 प्लस माइनस कितना बोल लो बेटा, प्लस माइनस 0.11। 0.11 तेरा 0.01 और 0.1 थे ना। 0.01 और 0.01 दोनों ही 0.01 थे। अच्छा, गलती से मैंने 0.1 लिख दिया था। कोई बात नहीं बेटा, बाकी लोग अगर गलती से मैंने 0.1 बोल दिया तो उसको भी 0.01 है, दोनों में एरर 0.01 है अगर गलती से मैंने सब बोल दिया तो। सर 0.2 0.2 0.2। अरे यो क्या कर रहा है तू, तो वो ऐड होता है ना एरर गलती से। एरर कितना दे रखा है मैंने, 0.01 दे रखा है ना। पॉइंट 1 आपने बोला था। 0.2 तो सर मैंने बोला था ना। आप 0.2 बोले बेटा। सर गलती से बोल दिया था, मैंने लिखा 0.02 था, मैंने बोल दिया 0। चलो आंसर अभी भी गलत है। लेंथ दे रखा है 1.38 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 4.02 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ, जो एरिया का मैग्नीट्यूड आ रहा है L इंटू बी वो लगभग पता नहीं 5.55 या जो भी आ रहा होगा, मुझे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुआ मैग्नीट्यूड में। ठीक है,
बट भाई साहब आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि अब जो मैं डेल्टा ए निकालने वाला हूँ वो ऐसे निकलेगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। सिंपली ऐड नहीं होंगे जो कि आपने कर दिए हैं। सर प्लस माइनस 0.05 आ रहा है। 476 प्लस माइनस 0.05 या 0.6 के अराउंड आ रहा होगा, प्लस माइनस 0.05 या 0.6। तो डेल्टा ए कैसे निकालोगे सर? डेल्टा ए निकालोगे सर, ए मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, मैंने कहा एरिया क्या है, एरिया की वैल्यू एल इंटू बी के बराबर है। तो जरा मल्टीप्लाई करो अंदर, तो अंदर करोगे तो आप बोलोगे बी इंटू डेल्टा ए प्लस एल इंटू डेल्टा बी। ये वैल्यू पुट कर दो तो डेल्टा ए आ जाएगा, बी इंटू डेल्टा ए प्लस एल इंटू डेल्टा बी। जो भी आ रहा हो, किसी का 0.06 आ रहा होगा, 0.0 अप्रोक्सीमेटली आंसर साइज 0.06 के अराउंड है। ये भाई साहब, और आप, मैं बता रहा हूँ पहली बार गलती की है और मैक्सिमम लोग कई बार गलती करेंगे इस चीज को, सिंपली एरर्स ऐड कर देंगे, हर बार एरर्स ऐड नहीं होती। सर सॉरी सर, वो बहुत टाइम हो गया ना पढ़े हुए, मैंने बहुत स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ा था, अभी मैं मोशन इन प्लेन पढ़ रहा था ना इसलिए। मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं तो तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हूँ। बहुत टाइम क्या है, ऐसा बोल रहे हैं 2-4 साल, अभी मैंने तो अभी पढ़ा है ना, आपने पहले पढ़ रखा था, कोई बात नहीं, ये चीज मैंने अभी पढ़ाई ना, अभी भूल गए फिर से। अच्छी बात है, आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड अगर आपको चीजें कवर्ड है। ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आई होप इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर अभी तक हमें 4 देखे, मल्टीपल डिवीजन एडिशन, मैंने कहा अगर मान लो कोई भी क्वांटिटी ऐसे दूसरी क्वांटिटीज के पावर पे डिपेंड कर रही हो, तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा इनका एरर कैसे निकाला जाएगा। आप बोलोगे तब डेल्टा एक्स बाय एक्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m, b की पावर n और c की पावर माइनस p लिख सकते हो। मैंने कहा इसमें एरर निकालने का तरीका क्या है, देखो m इसकी पावर है तो m से मल्टीप्लाई कर दो और डेल्टा a बाय a। b की पावर कितनी है, n है, तो आप बोलोगे प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाय b। और c की पावर कितनी है, माइनस p, तो आप बोलोगे माइनस p इंटू डेल्टा c बाय c। बट एरर आप बोलते हो कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, दैट्स व्हाई दिस इज अगेन प्लस। सारी एरर्स को हमेशा हम ऐड करते हैं, पावर नेगेटिव ही क्यों ना हो, आप बोलोगे एरर्स हमेशा ऐड होंगी, तो आप बोलोगे सर इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, अगर आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दे रखा हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मेरा एक और फॉर्मेट होता है फिक्स, अगर आपका फॉर्मूला ऐसे डिपेंड करता हो 1/x = 1/a + 1/b। ऐसा कहीं देखा रिजल्ट? अगर आपको याद हो, रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। अगर इस फॉर्मेट में है तो एरर निकालने का ऐसा होता है तरीका, डेल्टा x बाय x स्क्वायर, इस चीज को ध्यान रखेंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a स्क्वायर प्लस डेल्टा b बाय b स्क्वायर। ये एक स्पेशल टाइप है जो बहुत कम यूज होता है, बट आपको पता तो होना ही चाहिए फॉर्मूला वाइज के साथ इस टाइप के फॉर्मेट में एरर निकालने के ये फॉर्मूले होते हैं। वो चारों आपको डेरिवेशन करवाए बिकॉज आपके स्कूल में वो डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं। ये दो आपको डायरेक्टली रिजल्ट दिए बिकॉज इनके डेरिवेशन डिफरेंशिएशन का यूज करके होते हैं, जिसको डिफरेंशिएशन आता होगा उसको समझ में आ गया ये a स्क्वायर या x स्क्वायर क्यों आया। आपके मतलब का डेरिवेशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिया है। जहां डेरिवेशन रिक्वायर्ड होगा मैं आपको डेरिवेशन भी दूंगा, और जहां पे डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा वहां पे केवल आपको मैं रिजल्ट बताऊंगा। क्लियर है? यहाँ पे अगर क्लियर है तो मैं आपको एक क्वेश्चन करने को देता हूं। एक z एक क्वांटिटी है जो a की पावर 3, b की पावर 1/3 अपॉन c इंटू d की पावर 3/2 पे डिपेंड करती है। परसेंटेज एरर दे रखे हैं इन a, b, c, d में परसेंटेज एरर दे रखे हैं r। क्या क्या परसेंटेज एरर दे रखे हैं? आपने बोला कि सर A में परसेंटेज एरर है आपका 1%,
बी में परसेंटेज एरर है 3%, सी में परसेंटेज एरर है आपका 2%, और डी में जो परसेंटेज एरर है वो आपका है 4%। वन बाई टू, चलो ठीक है, 4% मान लो या 2% ही मान लो। ये आपको रिजल्ट दे रखे हैं। परसेंटेज एरर ए बी सी डी में बताने हैं, आपको बताना है कि सर रिलेटिव एरर इन ए कितना होगा, रिलेटिव एरर इन जेड, सॉरी रिलेटिव एरर इन जेड, जल्दी से बताएं कितना। सर z इक्वल टू क्या लिखा है, वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है बेटा, एक सेकंड को वेट, शायद ब्लर हो रही होगी, मैं आपको बता देता हूँ। सर दिख गया, अब दिख रहा है। ओके 9% आएगा सर। कितना आ रहा है बेटा? 9%। क्या पूछा मैंने बेटा? कौन आंसर दे रहा है ये? शुभम। बेटा तुमसे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम और तुम बता रहे हो पिताजी का नाम। मैंने क्या क्वेश्चन क्या किया बेटा? रिलेटिव एरर इन जेड, परसेंटेज में कहां से आ गई बेटा रिलेटिव एरर? ओके सर, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। कंफ्यूज नहीं हो जाते बेटा, यही तो गलती करते हैं। नीट हमेशा आपसे यही गलतियां करवाएगा, मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी गलतियां करवाएगा और यही आप गलत करके आओगे और फिर बोलते हो सर फिजिक्स बनता नहीं है। भाई बनेगा कैसे भाई? क्या पूछ रहे हैं पहले हम क्वेश्चन ही ध्यान से सुने। यही तो हमने 9-10 में बहुत मिस्टेक की है। तो मजा आएगा अगर क्वेश्चन बन रहे हो ना, तो मजा आता है। क्वेश्चन बनते कब है? जब चीजें समझ में आ रही होती है। नहीं करते हो ना तो मजा आता है, अरे यार शिट ये गलती कर दी। समझ में आ रहा है? अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो आपको गलतियां करने में भी मजा आएगा। और चीज समझ में नहीं आ रही होगी तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। आपको तो बोल रहे हैं 0.08। एक सेकंड 0.08 यस। बाकी लोग क्विकली इतने आंसर दे रहे थे भाई। शुरुआत में डाउट पूछने वाली छोरियां आ गई। आकाश, आदित्य, अनंता, अंश, अनुभव, ब्रह्मपाल, चाहत, दीपक, दीपक, इशिका, प्रीति, कृष्णा, प्रथम, ये सब भाई साहब आंसर दें आंसर। देखो मैं बताता हूँ यार, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बहुत जल्दी बात है। मैंने कहा जरा एरर तो बता दो, फॉर्मूला क्या लिखो, फॉर्मूला लिखना जरूर सीखा करें। आप बोलोगे सर 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाय ए प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी, पावर 1 है यहाँ पे कितना होगा, प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाय डी। अब ये बताओ ये वैल्यू डेल्टा ए बाय ए की है क्या? किसकी वैल्यू है ये? सर डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 की है तो डिवाइडेड डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 की है। हम गलती से डेल्टा ए बाय ए की जगह पे नहीं रख देंगे। हमने कहा एक काम करो, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं ना, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। अब देखो 3 डेल्टा ए बाय ए, ये 100 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या बन जाएगा, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 दैट इज 1%। तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, 3 इंटू 1% प्लस 1/3 इंटू डेल्टा बी बाय इंटू 100, मतलब कितना लिख सकते हो, इंटू 3% प्लस डेल्टा सी बाय सी इंटू 100, कितना दे रखा है 2%, प्लस 3/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 मतलब 2%। सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 3
प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 5 5 1 6 1 7। अरे 8 कहां से आ रहा भाई? 7 ही तो आ रहा है। गलत कर रहा हूं क्या मैं कहीं? नहीं सॉरी, मेरी गलती है। 9% आ रहा है बेटा। जो परसेंटेज एरर आ रहा है दैट इज कमिंग एट 3 प्लस 1 प्लस 2, 3 प्लस 1 4 2 6 और 6 और 3 9% आ रहा है। ये किसकी वैल्यू है सर? ये 100 इंटू डेल्टा जेड बाई जेड की वैल्यू है, मतलब परसेंटेज एरर है जेड में। मैंने कहा अगर मुझे डेल्टा जेड बाई जेड चाहिए तो इसको 100 को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बाई 100 हो जाएगा एंड दैट विल कम एज 0.09। so this is your correct answer। अनंत बेटा तेरा 0.08 कैसे आ रहा है भाई? कहाँ कोई चीज मिसिंग कर दी है? सर वो 1 है। सर मेरा यही आया था। बताया तो नहीं, कौन था ये? सर शर्मीन। शर्मीन जी आपने आंसर तो दिया ही नहीं था। सर सॉल्व हो गया था, मैंने दिया नहीं आंसर। ऐसे नहीं चलेगा भाई, हुआ है तो बताना पड़ेगा। ओके सर। क्लियर है? बाकी लोगों को इस स्टेप में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो, किसी भी स्टेप में। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में 2 बार पूछे जा चुका है एग्जैक्टली सेम, बट डेटा में ये पावर को चेंज कर दी होगी, ये परसेंटेज कुछ और कर दिया होगा। दैट्स इट। नीट में 2 या 3 बार पूछे जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नीट के प्रीवियस क्वेश्चन बोल रहे हैं। आप चाहे यहाँ जाके देख सकते हैं, आपके मॉड्यूल में भी शायद दिए होंगे नीट प्रीवियस क्वेश्चन, उनमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये बातें होगी आपकी एरर की। आपको एक डीपीपी मिल जाएगी। अब आपको दोनों डीपीपी सॉल्व करनी है, पुरानी वाली भी और जो नई मिलेगी वो भी। नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए सारे के सारे। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर मधु बोल रही हूँ। सर स्टूडेंट से कुछ सर क्लास ओवर हो जाए ना तो बता दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट से कुछ बात करनी है। कोई भी स्टूडेंट लेफ्ट मत करना क्लास ओवर होने के बाद। अभी बता दो वरना बच्चे भाग जाएंगे। सर फिर वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रिकॉर्ड हो जाएगा मैडम। बंद करने के बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दो, हो गई मेरी क्लास मैडम, बंद कर दो। ठीक है सर। टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी इनको। ठीक है दे दीजिए। 1 मिनट सर।